दोस्तों, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस चल रहे हैं तो वोटिंग टर्नआउट बहुत ही शानदार देखा गया है। देखा जाए तो तमिलनाडु में कंप्लीट 324 सीट्स के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 85% पोलिंग देखी गई है। ये तमिलनाडु की आज तक की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें सबसे बेस्ट वोटिंग टर्नआउट देखा गया है। इस चीज के लिए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर्स को कंग्रेचुलेट किया, इवन सैल्यूट किया है। अब देखो रिजल्ट है वो 4 मई को आएगा। तब तक के लिए एक बार तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का फ्यूचर ईवीएम्स में अभी स्टोर्ड है। वहीं पर वेस्ट बंगाल की तरफ नजर डालें तो 152 सीट्स पे फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई। नतीजतन 93% तक की वोटिंग वहां पर देखी गई। ये भी वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो रहा है। यहां पर भी 92.88% वोटिंग टर्नआउट देखा गया, जिनमें आप देखो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर हुआ, जिसमें इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया गया था कि भाई आउटडेटेड जो भी हमारे डेटाज हैं उनको हम करेक्ट कर लें। उसके बाद कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग टर्नआउट गजब का रहा है। वैसे देखें तो यहां पर कूच बिहार, ओके, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वोटिंग टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, 90% से ज्यादा का रहा। अगेन वही बात, सेकंड फेज के अभी वोट होने बाकी हैं और फिर 4 मई को ही फाइनल रिजल्ट यहां का भी आएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे वोटिंग कंडक्ट कराई जा रही है, इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। अब देखो, आप लोगों का सवाल रहता है कि पीडीएफ कहां मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, मुझे फॉलो कर लो, यहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। प्लस ऋषभ सर आज थोड़ा बिजी हैं, इसलिए ये सेशन मुझे मिला है, कल से वो खुद रिज्यूम कर लेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। मतलब अगर सर की एंगेजमेंट कहीं नहीं रही तो आप समझिए इस बात को। कई बार क्या होता है, एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, अभी उनकी शायद मैराथन क्लास भी आई गेस, इसके चलते फिर उनको ये काम करने का समय नहीं मिला, तो ये काम मुझे दिया गया है। ठीक है, अब हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उनकी शुरुआत करते हैं। डेट आपको पता ही, आज 24 अप्रैल हो चुकी है। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज मुंडियाल डो क्विजो डो ब्राजील 2026। देखो, ब्राजील में एक कंपटीशन होता है मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के। इस कंपटीशन को ही ये नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के जितने भी चीज मेकर्स हैं उनको बुलाया जाता है, वो कॉम्पीट करते हैं और साथ में क्वालिटी वाइज उनकी टेस्टिंग की जाती है एक ज्यूरी के द्वारा, और फिर अवार्ड दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं। ऐसे में इंडिया की तरफ से भी चीज मेकर्स ने पार्टिसिपेट किया और हमारी परफॉर्मेंस शानदार आई। तो ये ध्यान रखें एक तो कि ये मुंडियाल डो क्विजो डो ब्राजील 2026 रिसेंटली न्यूज में था। तो क्या है, ये इंटरनेशनल डेयरी कंपटीशन है, ये याद रख लेंगे आप, जहां पर चीज का कंपटीशन किया जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट चीज जो है वो किसने अच्छी क्वालिटी का बनाया। इसमें प्रमोशन होता है आर्टिसनल चीज मेकिंग ट्रेडिशन को। इसके अलावा इनोवेशन को प्रमोशन मिलती है, स्मॉल स्केल डेयरी प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है। राइट, अब देखो इसमें चेक क्या किया जाता है, एक तो टेक्सचर चेक किया जाता है, प्लस में उसकी अरोमा, खुशबू कैसी आ रही है, फ्लेवर कैसा है, दिखने में अपीयरेंस, टेक्सचर कैसा आ रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो इन क्राइटेरिया को देख करके फिर ज्यूरीज अवार्ड डिक्लेयर करती हैं, जिसमें सुपर गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये कैटेगरीज होती हैं। अब इंडिया ने पहली बार यहां पर पार्टिसिपेट किया ना, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे यहां से जो गए हैं जिनको अवार्ड मिला है, उनमें फर्स्ट कैटेगरी सुपर गोल्ड विनर इंडिया रहा है, क्योंकि हमारे यहां से एक चीज की वैरायटी है दैट इज ब्राई स्टाइल चीज, जिसको हम अगर देखें तो जो गुलमर्ग रीजन में चीज बनाया जाता है जिसको बोलते हैं इलेफ्थेरिया गुलमर्ग, ये जो चीज है इसने सुपर गोल्ड अवार्ड जीता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का चीज है ये दुनिया में, इस कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। राइट, इसकी क्वालिटी क्या रहती है, गाय के दूध से बनता है, नंबर 2 सॉफ्ट होता है, नंबर 3 क्रीमी इसका फ्लेवर आता है, ये हमें ध्यान रखना है। गोल्ड विनर की बात करें तो याग चुरपी, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ नॉर्डिक फार्म, जो कि लेह लद्दाख से बिलोंग करता है। इसी तरीके से वी चीज, ये भी वैरायटी ही है। ठीक है, इसको हम साइंटिफिकली देखें तो इसको बोलेंगे एलेफ्थेरिया ब्रुनोस्ट। ठीक है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। सिल्वर मेडल मिला है एलेफ्थेरिया कालीमिरी।
ओके, इसको सिल्वर मेडल दिया गया। अब यहां पर हमें ये जो नाम है ना, यूनिक नेम्स, ये ध्यान रख लेने हैं कि ये क्या है। ये यूनिक वैरायटीज ऑफ चीज है, ये आ सकता है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। देखो, हीट एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं वो दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। उस बात को लेकर के यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि हीट के चलते एग्रीकल्चर को खतरा है, जिसके चलते फूड सिक्योरिटी खतरे में है। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा बना रहता है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि क्या अभी ट्रेंड चल रहा है। एक तो क्या है, हीट वेव्स पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर प्लेन एरियाज में देखें तो वहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर अगर चला जाता है तो नॉर्मली हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है, और वही टेम्परेचर 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए प्लेन एरिया में तो सीवियर हीट हो जाती है। कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर पहुंच गया तो हीट डिक्लेयर हो जाएगी, और हिली एरियाज में 30 डिग्री के ऊपर चला गया तो हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। याद रख लेंगे तीनों चीजें, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, और 2025 का साल तो अभी तक जितने रिकॉर्डेड ईयर्स है ना, हॉटेस्ट ईयर्स, उनमें तीसरा सबसे ज्यादा गर्म साल डिक्लेयर भी हो गया है। इसका नतीजा क्या होता है, क्रॉप फेलियर, लाइफ स्टॉक डैमेज, फिशरी प्रोडक्शन पे असर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट सेगमेंट में वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्रॉप यील्ड डिक्लाइन हो जाती है अगर 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए। अगर मैं लेटेस्ट केस की बात करूं तो जिस तरीके से मार्च और अप्रैल में गर्मी बढ़ी तो जो गेहूं का दाना जो बनना था ना, ग्रेन, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आई, तो श्रिंक्ड आपको गेहूं के ग्रेन दिखे, और उनसे फिर हम देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी मोर और लेस डिक्लाइन कर जाती है। इसके अलावा 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है कहीं पर भी, एक होता है ना कि रेंज होती है हर एक बायोलॉजिकल थिंग की कि हाँ वो टेम्परेचर कितना टॉलरेट कर सकते हैं, अगर उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट है ना तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर सीधा 6% असर आता है। अगर हम राइस, वीट, मेज, सोयाबीन, इन मेजर क्रॉप्स को देखें तो अब आप समझ जाइए कितना ज्यादा कंसर्निंग बात है। इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ने से मरीन इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा आते ही फिर बाद में फिश पे डिपेंडेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन पे असर आता है। इसके अलावा इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगर कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो आपको आउटपुट पे इंपैक्ट दिखेगा। वाइल्ड फायर्स, सूखा पड़ेगा तो फॉलिएज ड्राई हो जाता है तो प्रॉब्लम है। पेस्ट आउटब्रेक का भी डर रहता है। इसी तरीके से इसका एक हम एग्जांपल देखें लेटेस्ट, तो मोरक्को में पिछले साल अगर हम नोटिस करें तो हीट वेव की वजह से 40% तक सीरियल प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया है। तो ये तो एक कंट्री का सच्चाई है, लगातार देखें तो पूरी दुनिया पर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डेंट आ रहा है हीट वेव का, और ये सारा आउटकम किसका है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करें, आने वाले समय में टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता गया तो मानो दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बढ़ा ना, तो उसका आउटपुट आपको दिखेगा कि 2 गुना के लगभग आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, समझ रहे हैं। और 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका असर सीधा 4 गुना नेगेटिवली जाएगा। तो आप समझ जाइए कि हीट वेव कितना ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है, राइट। बायोलॉजिकल लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो रही है। हर एक लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, फ्लोरा फोना कुछ भी हो, उनकी एक रेंज होती है टेम्परेचर सरवाइव करने की। अब उसके पास अगर चले जाते हैं तो उनके सर्वाइवल के लिए खतरा होता है, तो वो बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी के लिए खतरा है। इंपैक्ट फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा आ जाता है। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रप्शन देखते हैं, फिशरी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और मार्केट इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन का डर भी बना रहता है। तो ये है एक्सट्रीम हीट थ्रेटन्स ग्लोबल फूड सिस्टम, एफएओ और डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट। नेक्स्ट है शिखा झील बर्ड सेंचुरी। देखो अभी क्या है, हमारे देश में टोटल 99 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। 97th रामसर साइट के तौर पे तो आपकी डिक्लेयर हुई थी छारी ढांड गुजरात से। वहीं पर पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है ना, वो 98th रामसर साइट हमारे यहां पर डिक्लेयर हो चुकी है। और शिखा झील जो है वो भी बर्ड सेंचुरी है, वो 99th रामसर साइट के तौर पर डिक्लेयर होगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज, शिखा झील बर्ड सेंचुरी कहां पर है, याद रख लेना है, ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मतलब ये कि जो गंगा रिवर हमारी है ना, वहां से जो अपर गंगा कैनाल निकाली गई ना,
उसी की वजह से ये एक तरीके का आर्टिफिशियल लेक डेवलप हो गया और वहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। और वैसे देखा जाए तो रिवर इकोसिस्टम प्लस में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन भी हो गया। तो इस वजह से यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि बायोडायवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही रिच रीजन है। इसी वजह से इस पूरे इकोसिस्टम की जो एक यूनिकनेस है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसके प्रोटेक्शन को ध्यान रखते हुए रामसर साइट के तौर पे से डिक्लेरेशन दे दिया। अब देखें तो एक तो चीज हमें ध्यान रखनी है, ये पेरेनियल फ्रेश वाटर वेटलैंड है क्योंकि गंगा रिवर के चलते यहां पर पानी की सप्लाई ठीक ठाक मेंटेन रहती है। और जब मॉनसून सीजन आता है तो उस टाइम पर अच्छा खासा यहां पर पानी की सप्लाई मेंटेन हो पाती है। दूसरा, जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स का जो रूट है उसका जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना उसमें ये लोकेटेड। आप यहां पर देखिए, ये है सेंट्रल एशियन बर्ड्स का सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और उसी में ये अलीगढ़ वाले रीजन में आपकी शिखा झील बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। यहां पर आपको सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग और रूटेड प्लांट स्पीसीज दिखेंगी। सबमर्ज्ड में हाइड्रीला, वेली स्नेरिया, इसके अलावा अजोला एंड इकोर्निया ये आपको फ्लोटिंग में दिख जाएंगे। और इनका मेन यहां पर देखें तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें डक्स भी आते रहते हैं। इसके अलावा बार हेडेड गूज और पेंटेड स्टॉक्स भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिग्निफिकेंस, सीधी बात है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यहां पर ब्रीडिंग एंड स्टॉप ओवर का काम हो जाता है, रुकते हैं वो बीच में। लोकल्स के लिए लाइवलीहुड का काम है क्योंकि इको टूरिज्म के हिसाब से यहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो वेटलैंड्स हैं वो क्लाइमेट रेजिलियंस भी तो क्रिएट करती है कि किसी भी तरीके से अगर क्लाइमेट के चेंज के चलते वेदर एक्सट्रीम्स आए तो उनमें एक बफर जोन का काम हो गया। दूसरा, बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा रिच होती हैं ये रीजन्स और यहां पर आपको प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा दिखेगी तो कार्बन कैप्चर भी अच्छा खासा होता दिखता है। तो ये सारी चीजें मिलकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती हैं इकोलॉजिकली वेटलैंड्स की। जब बात है रामसर साइट, देखो 1971 में ईरान की सिटी है रामसर, वहां पर एक मीटिंग होती है कि जितनी भी वेटलैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई करने होंगे जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की जा सके। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसके तहत किसी भी वेटलैंड की इकोलॉजी, वहां की बोटैनिकल, जूलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने का काम करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है और साथ में उनकी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिसेस का इनपुट भी लिया जाता है। प्लस में रामसर साइट जो होती है उनके लिए एक मॉन्ट्रियोर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। ये वो रिकॉर्ड है जिसमें अगर किसी रामसर साइट की एंट्री होगी तो इसका मतलब उस रामसर साइट का इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो बदल रहा है। हो सकता है नेचुरली, हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक। तो हमारे यहां से केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकटक लेक मणिपुर, ये दोनों के दोनों मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में अभी चल रहे हैं क्योंकि इनका कैरेक्टर बदल रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड नेचुरल वेरिएशन की वजह से। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब सिंपल है कि वहां पर पानी की क्वांटिटी है वो कम हो रही है, वहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो डिक्लाइन हो रहा है, कुछ भी वेरिएशन आ रहा है जिसके नतीजतन हमें वेजिटेशन पे और वहां पर रहने वाले एनिमल्स पे, फौना पे असर देखने को मिले। तो इस वजह से इसको मॉनिटरिंग में डाला हुआ है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। तो कई बार पूछा जाता है कि रामसर साइट, ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है, ये किससे संबंधित है? कोई आईयूसीएन बता देता है, कोई क्या, ये रामसर साइट से एसोसिएटेड। आईयूसीएन में तो रेड लिस्ट मेंटेन होती है। वेटलैंड्स क्या होती है? ऐसी वाटर बॉडीज या फिर ऐसे रीजन्स जो कि वाटर से सैचुरेटेड होते हैं, मतलब पानी मोर और लेस वहां पर लेवल चाहे कम ज्यादा हो लेकिन मेंटेन रहता है। जैसे कि आपके पास में कुछ लेक्स हो सकती हैं, कोई मार्शी लैंड या फ्लड प्लेन्स रीजन वहां पर हो, मतलब ये या तो सीजनली या पेरेनियली 12 महीने लगातार पानी वहां पर मेंटेन रहता है। इनका रोल क्या रहता है, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। देखो, एक तो ये रहता है कि ये फिल्टर का काम करते हैं जो भी टॉक्सिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये रिवर है, यहां पर आपकी वेटलैंड है, तो इधर से अगर रन ऑफ होता है, पानी फ्लो करके रिवर में जाए तो यहां पर ये फिल्टर कर देंगे अपने आप ही, टॉक्सिक मटेरियल जो भी होगा उसको रोक देंगे और एक फिल्टर्ड वाटर को ही वाटर बॉडी तक पहुंचने देंगे। साथ ही साथ पानी जब रुका रहेगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी स्कोप रहता है। फ्लड्स को भी कंट्रोल करते हैं, ज्यादा पानी हो जाए तो उस टाइम पर उसको स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कार्बन का है, तो कार्बन कैप्चर करने में इंपॉर्टेंट रोल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलते हैं। बाकी बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिच है और लोग जब टूरिज्म के लिए यहां पर आते हैं तो ह्यूमन लाइवलीहुड का भी स्कोप बनता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इंडिया श्रीलंका डाइविंग एक्सरसाइज के बारे में, डाइवेक्स 2026।
देखो एक तो ध्यान रखना, इंडिया और श्रीलंका के बीच की ये नेवल एक्सरसाइज है। इसका ये 4th एडिशन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, कहां पर? श्रीलंका में। और हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए गया है आईएनएस निरीक्षक। ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक तो ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है कि शिप से जंप करके जो नेवी ऑफिसर्स हैं वो डीप डाइव करते हुए और वहां पर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर काम किया करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि श्रीलंकन नेवी के पास में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हम सीखते हैं, हमारे पास में बेस्ट चीजें हैं वो उनको बताते हैं। इसके अलावा दोनों के दोनों इंडियन ओशियन रीजन में लोकेटेड है, तो कल को ना साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन कराने हो तो वो भी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। अब की बार वेन्यू कोलंबो श्रीलंका में रह रहा है। की फीचर्स, ये 1 हफ्ते तक चलने वाली नेवल एक्सरसाइज है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये अंडर वाटर ऑपरेशंस पे ध्यान दिया करते हैं। तीसरा, ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग होती है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर हमने ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच का भी स्कोप रखा है। मतलब कि कहीं पर किसी भी तरीके से, कहीं मान लो ह्यूमन लाइफ के लिए कोई खतरनाक चीज हो जाए तो इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए क्या है, इंडिया ने एक फॉर्मूला बना रखा है, एक इनिशिएटिव कर रखा है जिसको हम बोलते हैं भीष्म इनिशिएटिव, जिसको हम आरोग्य मैत्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिस पर मॉड्यूलर हॉस्पिटल बना रखे हैं, है ना। मतलब यूं कि टेम्परेरी बेसिस पे हॉस्पिटल का पूरा अरेंजमेंट जो कि ऑन साइट अवेलेबल होगा, और वहीं पर अगर कोई भी तरीके की मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो इमीडिएटली वहां पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2022 में, जिसका टारगेट ये होता है कि ओशियनिक इकोसिस्टम में जहां पर हम सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे आर्म फोर्सेस को अलाउ करते हैं कि भाई आप वहां पर जाके ट्रेनिंग करो, ऑपरेशंस कंडक्ट करो, रियल लाइफ में भी करना पड़ सकता है सिचुएशन आए तो वहां पर इमीडिएट हमें बैक हैंड पे सपोर्ट देना है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल सिस्टम तैयार किया गया जिसको बोलते हैं भीष्म क्यूब। ये एक तरीके का पोर्टेबल हॉस्पिटल है टेम्पररी बेसिस पे, समझ गए, जो इमीडिएटली वहीं की वहीं ट्रीटमेंट दे सके। सिग्निफिकेंस, प्रिपेयर्डनेस इससे होती है, सीधी बात है। रीजनल कंट्रीब्यूशन इंडियन ओशन रीजन में, यह आ गया हमारा। गुडविल बनानी, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, और जो हमारा सागर इनिशिएटिव है दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको हमें एक फुलफिल करने का स्कोप दिखाई पड़ता है। फिर आईएनएस निरीक्षक की बात करें तो ये डाइव सपोर्ट सिस्टम पे काम करने वाला, मतलब ये एक ऐसा नेवल शिप है जिससे नेवी के ऑफिसर्स जंप करते हैं, डीप ऑपरेशंस रन कराते हैं, उसके लिए ये एक्सपर्ट है। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट हुई थी 1985 में मजगांव जो शिप बिल्डर है उनके यहां से। 1989 में फिर नेवी में इसको इंडक्ट कर दिया और कमीशन इसका हो गया था फाइनली 1995 में। तब से ये लगातार काम कर रहा है। और इसके पास में, इस वेसल के पास में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि ओशियनिक सरफेस से डीप 257 मीटर तक की डेप्थ तक भी इसने अपने ऑपरेशंस रन कराए हैं, जो कि अभी तक किसी और नेवल शिप ने इस तरीके से नहीं कराए। तो थोड़ा सा आईएनएस निरीक्षक के बारे में भी याद रख लेना है। फिर बायलैटरल एक्सरसाइज, श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो डाइवेक्स है, इसके अलावा हमारी मित्र शक्ति भी एक्सरसाइज आर्मी की, और स्लीनेक्स भी है, श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज, तो इनके बारे में याद रख लेना। बट डाइवेक्स थोड़ा सा यूनिक है, इसमें ओशनिक डाइव से, मतलब जंप करके अंदर तक जाकर के ऑपरेशन को रन कराने से रिलेटेड है, समझ गए, तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे आप। अब आप देख लीजिए, शिखा झील जो है बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है क्या? नहीं। आप बताइए, क्या साथ में बताना कहां पर है, कमेंट करके बताना, ठीक है। डाइवेक्स एक्सरसाइज है, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच होती है? नहीं। किसके बीच होती है बताना। आईएनएस निरीक्षक की बात करें तो सबमरीन रेस्क्यू वेसल है, जो डाइविंग से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं उनमें, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो, आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके PWIS ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा आपको लिंक है ना वो दे दिया जाएगा पिन कमेंट में, वहां से भी आप सीधा जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।